जबकि सरकार खुद ही अकाउंटेबल नहीं है किसी भी मामले पे। इन ए मेजर मूव टू रेगुलेट इंटरनेशनल फंडिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2026 को नोटिफाई किया है। दिस इज द 10th अमेंडमेंट टू दिस रूल since it was established under 2010 FCRA. If you look at the landscape today, at present India में 14,456 FCRA registered NGO एक्टिव है। एंड द शॉकिंग पार्ट, 2015 से लेकर अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 18,000 से भी ज़्यादा एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है। बट व्हाट एग्जैक्टली डू दिस न्यू रूल्स मीन फॉर एनजीओस, एंड क्यों गवर्नमेंट फॉरेन मनी फ्लो रेगुलेशन के साथ साथ ये भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि ये फॉरेन डोनेशन कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहले क्या होता था, अगर किसी भी एनजीओ के पास एफसीआरए लाइसेंस हो तो वो अपना फॉरेन फंड एक ब्रॉड अम्ब्रेला के अंदर इस्तेमाल कर सकती थी, मतलब किसी भी पर्पस के लिए या फिर किसी भी रीजन में या फिर लोकेशन में ये फंड को इस्तेमाल कर सकती थी। बट अब नहीं, ये 2026 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड ए हाइपर टारगेटेड फ्रेमवर्क। अब हर एनजीओ को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा अबाउट द एग्जैक्ट पर्पस एंड प्रिसाइज लोकेशन जहां पर वो ऑपरेट करने वाले हैं। एंड एप्लीकेंट कैन नॉट जस्ट राइट देयर ओन गोल्स, उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए प्री डिफाइंड शेड्यूल में से ही अपना एक्टिविटी को चुनना पड़ेगा। इवन द मोर क्रूशियल इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर। एनजीओ को अब हर एक कैटेगरी एंड हर एक स्टेट या फिर यूटीज जहां पर वो ऑपरेट करने वाले हैं उनके लिए सेपरेट फीस पे करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर कोई एनजीओ मल्टीपल एरिया पे या फिर मल्टीपल सेक्टर पे ऑपरेट करता है तो उनका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट स्काईरॉकेट होने वाला है। एंड व्हाट अबाउट द एग्जिस्टिंग एनजीओ और एसोसिएशन, तो उनके लिए यानी कि जो एनजीओ पहले से ही रजिस्टर है उन्हें 1 साल का टाइम दिया गया है जिसके अंदर उन एनजीओ को डिक्लेयर करना पड़ेगा अबाउट द स्पेसिफिक पर्पस एंड जियोग्राफिकल लोकेशन दे आर करेंटली ऑपरेटिंग। नाउ लेट्स लुक क्लोजर एट द परमिटेड एक्टिविटीज। गवर्नमेंट के द्वारा जो शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है उसमें 5 एक्टिविटीज को मेंशन किया गया है जिसके अंदर कोई भी एनजीओ फॉरेन फंड को एक्सेप्ट कर सकता है एंड वो फंड को इस्तेमाल कर सकता है। एंड दीज आर 1 एजुकेशनल, 2 इकोनॉमिक्स, 3 रिलीजियस, 4 सोशल एंड 5 एंड लास्ट कल्चरल। एजुकेशनल पर्पस में 22 एक्टिविटीज को अलाउ किया गया है लाइक स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्कॉलरशिप, थिंक टैंक एंड सिविल अवेयरनेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोग्राम्स। बट ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्ट्रिक्टली नॉन पॉलिटिकल इन नेचर होना चाहिए। इकोनॉमिक्स पर्पस में 19 एक्टिविटीज को अलाउ किया गया है फोकसिंग ऑन लाइवलीहुड जनरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। साथ ही में एग्रीकल्चर सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन भी इंक्लूड है। सोशल पर्पस द लार्जेस्ट लिस्ट जिसमें 30 एक्टिविटीज कवरिंग पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, रिहेबिलिटेशन एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सेट्रा को अलाउ किया गया है। कल्चरल पर्पस में 18 एक्टिविटीज लाइक प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन आर्ट, लैंग्वेजेस, म्यूजियम, आर्काइव, कल्चरल फेस्टिवल एंड हेरिटेज कंजर्वेशन एक्सेट्रा मेंशन किया गया है। एंड दिस मस्ट एक्सक्लूड the political and ideological content, but the most significant changes are in religious category जिसमें 16 एक्टिविटीज को अलाउ किया गया है लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारास एंड चर्चेस। साथ ही में इसमें रिलीजियस एजुकेशन, मेडिटेशन, रिट्रीट्स एंड सत्संग एक्सेट्रा को इंक्लूड किया गया है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री, रिलीजियस स्टडी, रिलीजियस फिलोसॉफी या फिर स्वदेशी परंपराओं का प्रिजर्वेशन एक्सेट्रा के लिए फॉरेन फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। बट द यूज ऑफ फॉरेन फंड फॉर रिलीजियस कन्वर्सन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और बैंड। इसी के साथ अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए गवर्नमेंट ने की फंक्शनरी का डेफिनेशन को इंक्रीज किया है जबकि सरकार खुद ही अकाउंटेबल नहीं है किसी भी मामले पे। इट नो लॉन्गर स्टॉप्स एट ऑफिस बियरर और डायरेक्टर्स, इसमें ट्रस्टीज, पार्टनर, द कर्ता यानी कि द हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, गवर्निंग बॉडी का मेंबर या फिर कोई ऐसा मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता हो, उन सभी को की फंक्शनरी का डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। एंड इम्पोर्टेंटली अगर कोई एनजीओ कोई फॉरेन मेंबर को अपने की फंक्शनरी के रूप में अपॉइंट करता है तो वो एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। एंड टू इंश्योर एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी, सभी एनजीओ के लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट, पब्लिकेशन एक्सेट्रा को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी कर दिया गया है। एंड दे मस्ट डिक्लेयर एवरी सिंगल बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर आर्टिकल पब्लिश्ड बाय द एसोसिएशन और इट्स की फंक्शनरी ड्यूरिंग द ईयर। सो व्हाट विल हैपन इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्लिप अप, तो इसके लिए हेवी पेनल्टीज रिराइट किया गया है। अगर कोई एनजीओ फॉरेन फंड का इस्तेमाल अनअप्रूव्ड कैटेगरी या फिर अनअप्रूव्ड लोकेशन में इस्तेमाल करता है तो उन्हें वो अमाउंट का 30% या फिर 1 लाख, ये दो में से जो अमाउंट सबसे ज्यादा रहेगा वो अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। यहाँ तक कि परमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिमिट से ज्यादा खर्च करने पे या फिर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करने पर भी 1 लाख या फिर जो अमाउंट इन्वॉल्व रहेगा उनका कुछ परसेंटेज जो अमाउंट ज्यादा रहेगा वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एज ए पेनल्टी।
Naturally, this reform has triggered intense debate. According to government officials, these amendments are vital to eliminate duplication, bring uniformity in foreign contribution norms, and protect national sovereignty. But on the other side, according to opposition and civil society groups, rigid गवर्नमेंट मैंडेट लिस्ट एनजीओ का ऑपरेशनल फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से एनजीओ का एबिलिटी टू क्विकली रिस्पॉन्ड इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे ही ये रूल इफेक्ट होगा, इंडिया में एनजीओ का ऑपरेशनल लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये नए एफसीआरए नॉर्म्स के बारे में? क्या ये एसेंशियल है फॉर नेशनल सिक्योरिटी या फिर ओवर रेगुलेशन ऑफ सिविल सोसाइटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? लेट अस नो इन द कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।